प्यारे छात्रों, आज उपसर्ग का तीसरा भाग आपके समक्ष है। इस पर चर्चा करते हैं। दोनों क्लासों में हमने सबसे पहली क्लास में तो उपसर्ग की पहचान, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग द्योतक होते हैं या वाचक होते हैं, इस तरह की उपसर्गों के बारे में चर्चा की थी। दूसरे में हमने कुछ उपसर्ग पढ़े थे जिनके आधार पर हम ये अंतर कर सकें कि निस, निर और नी उपसर्गों को किस तरीके से पहचानेंगे, दुस और दुर के रूप में किस तरीके से पहचानेंगे। तो इसी क्रम में आज उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हलंत उपसर्गों में दो उपसर्ग और रह रहे थे अपने, एक सम और एक उद। तो देखिए, सम और उद उपसर्ग में सबसे पहली बात कि सम उपसर्ग के जो उदाहरण होंगे उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे ये लिखा गया सन्मार्ग, और इसी तरह से एक लिखा जैसे संति। अब यहां पर एक लिखा जैसे संचिनोति, और एक लिखा जैसे संस्था, संस्था अथवा संस्थापनम। सम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे बताएं कि यहां सम उपसर्ग कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, अब यह कहा जाए कि सन्मार्ग में सम उपसर्ग है या नहीं, संति में सम उपसर्ग है या नहीं, संचिनोति में है या नहीं, संस्थानम में है या संस्थापनम या संस्थानम में है या नहीं। इसके लिए इसका निर्णय हम इससे करेंगे, सम उपसर्ग का कोई भी उदाहरण या तो सम अथवा सम का मैं स्वर सहित भी हो सकता है। दूसरा है से के साथ अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हो। और तीसरा है से के साथ किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, लेकिन उसके पश्चात उसी वर्ग का वर्ण हो, तो वहां पर हमको ये उत्तर भरना है, सम उपसर्ग भरना है। कुछ स्थानों पर ये जो ए है ये आ के रूप में भी आ सकता है। वहां कोई ऐसा उदाहरण होगा जिसमें कोई तद्धित प्रत्यय होगा और उसको आदि वृद्धि होगी, उसके आधार पर यह स्थिति होनी चाहिए। तो अब देखिए, केवल इतना सा आप तीन बातों पे ध्यान रखेंगे तो इस उदाहरण को सही कर पाओगे। इधर वाले को देखिए, क्या होना चाहिए सम उपसर्ग में। सम उपसर्ग के उदाहरण की क्या पहचान होगी, या तो वो सम मैं हलंत से स्टार्ट होगा या मैं पूर्ण होगा। मैं के साथ कोई भी स्वर हो सकता है, ये से आ भी हो सकता है। इसके बाद से को अनुस्वार या अनुनासिक हो सकते हैं। और तीसरी बात है से के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, हालांकि टेढ़े डढ़ने वाले का प्रयोग नहीं मिलता है, तो से के पश्चात पंचम वर्ग और उसके बाद उसी वर्ग का वर्ण होना चाहिए, तो वहां पर सम उपसर्ग माना जाएगा। अब बताओ, पहला उदाहरण इसका उदाहरण हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नए पांचवां वर्ण तो है लेकिन उसी वर्ग का अक्षर नहीं है आगे। इसका मतलब ये सम उपसर्ग की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, यहां पर संति है, संत है। इसमें देखो आप, न के पीछे तय उसी लाइन का है, लेकिन
ये दोनों भी सम उपसर्ग के उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दोनों रूप देख रहे हो आप, ये किसी धातु का लट्लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। तो अस धातु है, उसके रूप बनते हैं अस्ति, स्त, संति। और संत में भी ये सत शब्द का सन, संतौ, संत है। तो याद रखें, अस धातु के ये रूप, ये इस स्थिति में होने पर भी सम उपसर्ग नहीं होंगे। किसी अपवाद को, एक आध अगर अपवाद है तो अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि भाई ये संति और संतय में सम उपसर्ग नहीं होते, क्योंकि ये किसी क्रिया के रूप हैं और यहाँ सत्री प्रत्यांत उसी क्रिया का रूप है, इसलिए ये इसके उदाहरण नहीं होंगे, इनमें सम उपसर्ग नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा में आप आराम से देख रहे हैं कि ये और ये च एक ही लाइन के अक्षर हैं, और एक लाइन के अक्षर होने के कारण अब ये सम उपसर्ग है। तो राइट, संचिनोति में सम उपसर्ग है। इसी तरह इसमें देखिएगा आप, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ अनुस्वार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी सम उपसर्ग है। ये भी बिल्कुल राइट, क्योंकि इसके आगे ये पंचम वर्ण इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स है। आगे पंचम वर्ण तभी होगा जब वो स्पर्श वर्ण होंगे, स्पर्श वर्णों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसलिए इसको पहचाना हमने, ये भी सम उपसर्ग का उदाहरण है, ये भी है। तो एक तो क्या याद किया हमने, सम उपसर्ग में कौन नहीं होगा, सम उपसर्ग में वो नहीं होगा जहाँ पंचम वर्ण के रूप में दोनों ही इस तरह से अलग अलग लाइन के अक्षर हैं, तब उसको नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ अनुनासिक संधि है, ये सद प्लस मार्ग है, सद प्लस मार्ग है, तो सन्मार्ग, सन महिमा, इस तरह के जो उदाहरण होंगे उनमें आपको सम उपसर्ग उत्तर नहीं भरना है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग। तो इस तरीके से आप सम उपसर्ग का उदाहरण बिल्कुल राइट कर सकते हैं। सभी उदाहरणों को आप देखिए एक बार। जैसे पूछा जाए कि बताइए, सन दिशति, इसी तरह सन दिशति, बिल्कुल राइट, सम उपसर्ग, क्योंकि अनुस्वार, क्योंकि ये द की लाइन का पांचवां अक्षर। इसी तरीके से एक है जैसे संतिष्ठते, इसी तरह सन तिष्ठते, तो यहां पर भी बिल्कुल सम उपसर्ग का उदाहरण है। इसके आधार पर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जैसे संसार, इसी तरह जैसे संशय, इसी तरह जैसे संस्कृत, ये सब सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। अनुस्वार के रूप में संस्कार, संस्कृत आदि सभी में सम उपसर्ग माना जाएगा। इसी तरह सम्राट एकमात्र ऐसा उदाहरण जिसमें ये इस तरह की स्थिति के साथ जहां मैं को कोई अनुस्वार नहीं होता है, तो सम्राट में भी सम उपसर्ग, सम प्लस राज, इसके रूप में इसका प्रयोग करेंगे। जहां पर मैंने कहा था कि मैं पूर्ण भी आ सकता है, यानी स्वर सहित भी आ सकता है, तो उसको आराम से देख सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि बताओ समय, जैसे समाचार, जैसे समाधान, ये सब सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब यहाँ समाधानम जैसे लिखा, तो इसमें देखो समय में भी सम उपसर्ग है और उसके बाद अय है, सम धन अय है। अय ई धातु से अच प्रत्यय होकर के अय बनता है, तो धातु के रूप में उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए समय याद रखें, पीछे अय आता है, उससे पहले वो उपसर्ग मान लिया जाए। अन्वय लिखा, समय लिखा, न्याय लिखा, पर्याय लिखा, ऐसी स्थिति में उनमें वो संबंधित उपसर्ग माने जाएंगे। इस तरीके से देखें हम कि जहाँ भी ये प्रयोग इस तरह का आता है उनमें आपको सम उपसर्ग देना है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे उदाहरणों में हमको सम उपसर्ग नहीं भरना है, ऐसे आपको सम उपसर्ग की तैयारी करनी है। वैसे तो सामान्य जो उदाहरण आएगा रीट में, तो एक पैराग्राफ से पूछ लिया जाएगा सन्मार्ग, क्या इसमें ये उदाहरण है, ये उपसर्ग है या नहीं है, तो वहाँ आपको सम उपसर्ग नहीं है ऐसा ऑप्शन उत्तर भरना है। हालांकि उसमें तो उस परीक्षा में तो यही पूछ जाता है, कोई उपसर्ग वाले उदाहरण को लिया जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे समाचार ले लिया जाएगा तो उसमें सम और आ दोनों उपसर्ग है। अब देखते हैं उद। उद उपसर्ग को देखिए आप, उद के लिए आपको सिर्फ
उपसर्ग तैयार करने के लिए सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये अगर अच्छी तरह समझ लिया आपने, आप उसको राइट कर जाओगे। इसके बाद दूसरा देखो, उद उपसर्ग। उद उपसर्ग के रूप में देखिए, उद उपसर्ग का उदाहरण किस तरह का हो सकता है? या तो वो उत हो सकता है, या उद हो सकता है, या उन हो सकता है, अथवा उद का द पूरा हो सकता है। तो देख रहे हो आप, उद उपसर्ग के लिए क्या शर्त है? सबसे पहले तो कि तय वर्ग के जो अक्षर आएंगे उसके साथ तय भी हो सकता है, द भी हो सकता है, न भी हो सकता है, द उसके साथ स्वर सहित भी हो सकता है, क्योंकि जस्त्व संधि में पीछे स्वर भी आ सकता है, इसलिए द पूरा हो जाएगा। तो जहाँ चरत्व संधि हो पहले अक्षर की होगी तब तय रहेगा, और जहाँ पंचम वर्ण यानी अनुनासिक की संधि होगी वहाँ न होगा। इसके साथ और कब हो सकते हैं? तो उसके साथ इसके साथ इष्टुत्व संधि भी होती है और इष्टुत्व भी होती है। तो यदि इसके साथ जैसे डबल च का प्रयोग हो जाता है, इसके साथ डबल ज का प्रयोग हो जाता है, इसके साथ डबल ट का प्रयोग हो जाता है, या डबल ड का प्रयोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सब पूरे के पूरे उद उपसर्ग के उदाहरण माने जाएंगे। सबसे पहले ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद जैसे मान लो ज्वल के साथ आपने इसका संधि की, तो वहाँ जस्त्व संधि के रूप में डबल ज का प्रयोग होगा अगर इसके बाद च की लाइन है। इसके साथ च और च का प्रयोग हो सकता है जब दोनों उधर च आ जाए। तो यदि ट आ जाता है तो ये डबल ट का प्रयोग भी इसमें आएगा और डबल ड का प्रयोग भी आएगा। एक जब आप इसके साथ ऐसा भी प्रयोग आपको मिल सकता है च छ के रूप में, अगर वो पीछे वाला जो छ है वो स के रूप में प्रयोग होता है, तो क्योंकि उस स की जगह छ होता है, सत्तु संधि होती है। तो इन स्थितियों के बाहर अगर कोई ऐसे उदाहरण मिलते हैं उनमें आपको उद उपसर्ग नहीं भरना है। इस स्थिति में ही आपको ये उदाहरण उद उपसर्ग का उत्तर भरना है। जैसे देखिए, एक लिखा जैसे उत्पत्ति, देख रहे हो आप, उत्पत्ति जो उदाहरण है, इस उत्पत्ति उदाहरण के अंदर तय आ रहा है। अब तय के लिए भी स्पष्ट है कि तय के साथ प्रथम या द्वितीय वर्ण ही होगा, तब चरत्व संधि है। उत्पत्ति है, उत्पन्न है, उत्पात है, इनमें सब में उद उपसर्ग है तय के रूप में। इसके बाद देखिए दूसरा है, जैसे एक लिखा जैसे उद्देश्य, उद्देश्य के रूप में डबल द के रूप में प्रयोग किया, इधर द था और उधर द मिला, उद्देश्य लिखा। जैसे उद्गार लिखा, जैसे उदाहरण लिखा, जैसे उदय लिखा। उदय के पीछे अय, समय के पीछे है तो सम उपसर्ग, वहां उद उपसर्ग। उदाहरणम के पीछे आहरणम लिखा है, यह भी समझ जाएं कि ये दो उपसर्गों से बना हुआ है, उत और आ। इसी तरह उद्गार में ये द तीसरा अक्षर है, ये भी तीसरा अक्षर है, ये द और तीसरा अक्षर है, तो यहां पर इसके रूप में हम उद उपसर्ग का उत्तर भरेंगे। इसी तरह देख रहे हैं आप, जैसे एक लिखा उच्चारणम डबल च के रूप में। इसी तरह लिखा जैसे उच्छिष्टम, इसी तरह लिखा जैसे उज्ज्वल, एक है जैसे उत्टंकिका, एक लिखा जैसे उड्डयन, उड्डयनम। तो ये सारे के सारे उदाहरण उद उपसर्ग के उदाहरण मान्य हैं, क्योंकि यहाँ उद की जगह पर ये परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस आधार पर हमको ये देखना है। जैसे कोई भी ऐसा उदाहरण आता है जैसे उदासीनम, तो यहाँ द पूरा है, इसका मतलब यहाँ पीछे आसीन है, सानच प्रत्यांत और पहले उद उपसर्ग है, तो यहाँ उदासीन में भी द पूरा है। उसके आधार पर भी हम इस तरह से इन
उद उपसर्ग के उदाहरणों को आराम से पहचान सकते हैं। इस तरीके से आपको उत्तर भरना है। तो जहाँ पर भी कई बार ऐसा भी आ जाता है कि बताओ उन्नति, उन्नत, उन्नयन, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखें यहाँ पर इसके आधार पर उद उत्तर भरना है। उ से प्रारंभ होने वाले दो ही उपसर्ग, एक उप है और एक उद है। उप के साथ पूरा होता है इसलिए वहाँ उपदेश आदि उदाहरण बनते हैं, लेकिन उद के साथ आपको इन इन स्थितियों में इसका उत्तर आपको भरना है। इसका प्रश्न रीट के अंतर्गत आ सकता है उद उपसर्ग का कारण, क्योंकि कई पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग मिलता है, उन्नति या उन्नत ऐसे शब्द मिलते हैं। तो जब उन्नति शब्द में पूछा जाता है तो याद रखो आप यहाँ उद उत्तर भरें। उसमें हालांकि वो उपसर्ग होते ही नहीं, फिर भी ऑप्शन में ऐसा दे देता है, उ उपसर्ग ले देता है, उन उपसर्ग लिख देता है, उद लिख देता है। तो आपको उपसर्ग का नाम तो उद है, इसलिए उद एक पदांत होने के कारण उद और उत दोनों हो सकते हैं, लेकिन मूल नाम इसका क्या है? उद है। इस तरीके से आपको अपना उत्तर भरना है। अब इसके आगे देखिए, हम इकारांत उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इकारांत उपसर्ग के रूप में देखो, जो 8 उपसर्ग बताए थे हमने इकारांत के। अब देखिए, सम और उद के पश्चात इकारांत उपसर्गों को पढ़ रहे हैं हम। 22 उपसर्गों में 8 उपसर्ग इकारांत उपसर्ग है। ऐसे भी प्रश्न हम याद रखें, कदाचित ऐसे प्रश्न भी अगर पूछ ले जाएं तो उनका भी हमको उत्तर देना है। संस्कृत में इकारांत उपसर्ग कितने हैं? अर्थात 8 है। उकारांत उपसर्ग 2 है, आकारांत उपसर्ग भी 2 है, हलंत उपसर्ग 6 है, अकारांत उपसर्ग 4 है। इस तरीके से भी प्रश्न अगर आए तो आपको उत्तर इस तरीके से देना है। अब देखो, हमने इसको पढ़ने के लिए एक अलग तरीके से इसको स्वरूप दिया है कि उपसर्गों को किस तरीके से पढ़ें। तो मैंने इसको जैसे उकारांत को एक साथ पढ़ाया, हलंत को एक साथ पढ़ाया, आकारांत को एक साथ पढ़ाया। अब देखिए, इकारांत को एक साथ पढ़ रहे हैं। एक साथ पढ़ने से क्या हमको लाभ है? इससे देखिए कि ये जितने भी इकारांत उपसर्ग हैं उनका जो शब्द प्रारंभ होगा वो सामान्य स्थिति में एक जैसे होंगे, सभी के साथ एक जैसा प्रयोग करना है। जैसे वी उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो स्टार्ट उसका वी से हो सकता है, या वहाँ दीर्घ वी हो सकता है जब दीर्घ संधि होगी तो, अथवा उसके साथ ये हो सकता है, उसको यण संधि होगी तो। इन 3 स्थिति में हमको वी उपसर्ग उत्तर भरना है। इसी तरह अब देख रहे हैं नी क्या बनेगा, तो नी, इसी तरह नी और इसी तरह न्य, इसके रूप में प्रयोग हो सकता है। तो यहां इसके बाद इन दोनों उदाहरणों में यह स्थिति भी पाई जा सकती है। बाकी जितने भी हैं उनमें सब में अधि, ये ई बड़ा हो सकता है, ये यण संधि के रूप में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां इस तरह का नहीं होगा, यहां ऐसा होगा, ऐसे। अब आप पूरे 8 को पहचान सकते हो। ये चीजें अच्छी तरह से हमको याद है तो निश्चित रूप से हम कुछ उदाहरण तो ऐसे आते हैं जिनको आराम से ही क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया इसमें कि बताओ वेद वैवाहिक वायु वचनम, इन चारों उदाहरणों में से वी उपसर्ग का उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो आराम से अगर ये याद है तो आप देखिए बिल्कुल उत्तर देंगे कि वेद हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा कहीं भी। वैवाहिक हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ आई आ रहा है।
ये नहीं हो सकता क्योंकि आ है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए है। तो जब सामान्य इस तरह का ही ऑप्शन आए तब तो ये भी नहीं करना कि वैवाहिक में होता है कि नहीं होता है, वो तो 3-4 में अगर वही आई आएगा तब तो फिर भी वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि इसमें तो बिल्कुल एक ही राइट है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, ये कदाचित हो ही नहीं सकता, तो हम वेद भर जाते हैं। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले वी उपसर्ग के रूप में हमको ये 4 प्रोसेस याद रखना है। इनसे प्रारंभ है वो भी उपसर्ग है। तो पहली बात तो अगर इनसे कोई प्रारंभ भी नहीं है तो वहाँ इस तरह से उत्तर भरें। दूसरी बात, अगर मान लो कोई ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि जहाँ चारों में ही ये चीज़ मिल जाती है, तब हम उसको, जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण पढ़ाया, जैसे लिखा आपने, जैसे विद्यते, एक लिखा विन्दति, एक लिखा आपने विवेचनम, और एक लिखा जिससे विद्यालय। अब ये देखिए, थोड़ा सा कठिन है प्रश्न। इसमें आप देख रहे हैं, अब पूछा जाता है कि इसमें बताओ वी उपसर्ग किसमें है, किसमें है। ऐसा नहीं है ये किसमें नहीं है, ये प्रश्न है इन चारों में से वी उपसर्ग का उदाहरण मात्र एक है। तो अब उसको हम थोड़ा सा, ये इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी गंभीरता से उसको सोचना होगा, देखना होगा किस तरीके से यहाँ उत्तर भरना है। तो इसका देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम देखें कि ये चीज़ मिल रही है तो ये सब में मिल रही है, तब हम उनको अलग कैसे करें। अब थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि वी से स्टार्ट होने पर, मान लो अब आप देखो वी से स्टार्ट किया आपने, उस वी को अलग कर लें और उससे एक रूप बन रहा है या नहीं बन रहा है। कभी कभी ये भी दिमाग में हो जाता है कि ये रूप सही हो सकता है, गलत हो सकता है, और संस्कृत में ऐसा हो भी जाता है कि कई बार कोई पद ऐसा लगता है कि ये शायद पद नहीं होगा, वो भी पद निकल जाता है। तो इसके लिए भी एक तरीका है कि अगर इस वी से ही कोई क्रिया ही प्रारंभ हो रही है, उस धातु का नाम ही विद है, जैसे विद धातु के रूप है ये विद्यते, तो उस धातु का रूप है जो धातु के नाम से उस अनुपसर्ग जो वी से स्टार्ट वाली जो धातु है, इसका मतलब वहाँ हमको वी उपसर्ग उत्तर नहीं भरना है। तो ऐसी 3, 4, 5 जो क्रियाएं हैं उनको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रख लें कि विद धातु से बने हुए शब्द वी उपसर्ग के उदाहरण नहीं होंगे। अब विद धातु से बनने वाले शब्द क्या है, विद्यते हो सकता है, विन्दति में भी विद धातु है। ऐसे इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उनमें अब इस विद धातु से बनने वाले और भी शब्द, जैसे विद्या शब्द है, विद्या में भी विद धातु है, विद्यालय में भी विद धातु से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब ये 3 वी उपसर्ग के उदाहरण नहीं है। विवेचनम में वी उपसर्ग है क्योंकि वी अलग है, वेचनम लुट प्रत्यांत है, इसलिए यहाँ इसको आपको राइट करना है। तो इस तरीके से वी उपसर्ग की पहचान के लिए पहली बात तो ये 4 देखना है। दूसरी बात, जब चारों में एक जैसा उत्तर भी दिखाई दे तब उसमें कोई क्रिया का रूप हो सकता है, कोई क्रिया का रूप नहीं होगा तो उसमें स्वतंत्र रूप से जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि वी उपसर्ग के रूप में जैसे ये वी लिखा हुआ है, अब जैसे वीक्ष्य लिखा, जैसे वीक्षक लिखा, तो यहां देखो इसके रूप में भी देख रहे हैं हम दीर्घ इकार आ रहा है। तब ये समझ जाओ एक चीज तो ये निश्चित होती है कि मान लो किसी के पीछे ल्यप प्रत्यांत शब्द जुड़ा हुआ है, तब तो ये कन्फर्म हो जाइए कि उसमें उपसर्ग है ही, उपसर्ग के आधार पर ही उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ जो वीक्ष्य लिखा हुआ है उस वीक्ष्य के रूप में इसको उपसर्ग के रूप में ल्यप प्रत्यय किया गया, तो वी इक्ष्य, इक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय किया गया। इसी तरह वीक्षक में भी वी उपसर्ग है, यहाँ इक्ष धातु से अणुल प्रत्यय होकर के वीक्षक प्रयोग बनता है। एक जैसे आपने ये लिखा, जैसे व्यवहरति, अब देख रहे हैं आप व्यवहरति, इसका मतलब व्यवहार करता है। तो यहां इसमें देख रहे तो ये वय और उसके पश्चात ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अलग करके दें तो अवहरति बच रहा है।
अब औहर्ती में भी औ नाम का एक उपसर्ग हो रहा है, फिर हर्ती एक क्रिया है। इसका मतलब ये भी वी उपसर्ग और अ उपसर्ग, दो उपसर्ग इसमें प्रयोग किए गए हैं। एक बार पूछा गया प्रश्न कि बताओ व्यायाम में कितने उपसर्ग है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि वहाँ जो मूल शब्द जो बच रहा है उससे पहले कोई और उपसर्ग भी हो सकता है। ऐसे उपसर्ग छुपे हुए रहते हैं, जैसे आ उपसर्ग है वो किसी भी उपसर्ग के पीछे छुपा हुआ रहता है, जैसे निराकरणम, तो निर के पश्चात आ उपसर्ग आ रहा है। जैसे अब इसी तरह से जहाँ पर कई बार इस तरह के प्रयोग देखने को मिलते हैं, अब यहाँ जैसे वे शब्द है, अब वी उपसर्ग है और ई धातु से अच प्रत्यय है यहाँ, इसलिए इसके रूप में प्रयोग करेंगे। व्यास है वी प्लस आस, उसके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनमें जैसे एक शब्द लिखा आपने व्याधि, अर्थात वी आ और धी, ध धातु से की प्रत्यय करते हैं तो धी शब्द एक बनता है, तो धी के साथ कोई उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी वी उपसर्ग है और आ। अब जैसे कई बार कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वैसे ही प्रारंभ होते हैं, जैसे व्याध शब्द है, व्यद धातु भी होती है एक, तो व्यद धातु से जो रूप बनता है तब वहाँ वी उपसर्ग नहीं है। उसके आधार पर ये जो ऐसा उदाहरण मिलेगा, ये ज़्यादातर जिनके पीछे इक होगा ऐसे उदाहरणों मिलेगा, या फिर कहीं उसके साथ कोई अण्य प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो जाएगा, जैसे वैचारिक, वैवाहिक, वैदेशिक, इनमें सब में भी क्योंकि इक जुड़ा हुआ है और उसके आधार पर इस तरह का प्रयोग, तो इस तरीके से वी को हम देख सकते हैं। कहाँ नहीं होगा उनके रूप में कोई क्रियापद याद रखें। इसी तरह जैसे नी का देख रहे हो आप, नी भी हो सकता है, नी दीर्घ के उदाहरण बहुत कम मिल पाते हैं, शायद नहीं भी मिल पाते हैं, क्योंकि इक्स धातु जो इकारांत जो धातुएं होती है उनके साथ ही हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ या तो उससे पीछे ई आएगा तभी दीर्घ होगा। अब ये दीर्घ आपको निरुपसर्ग में भी मिलता है, थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन वहाँ जब इसके नी के पश्चात जब र आता है तब निश्चित रूप से ये नहीं भरना है आपको, वहाँ हमको वही भरना है। एक ये न्याय के साथ देखिए, जैसे न्याय आदि जो लिखा, जैसे नैवेद्यत, इस तरह का जो प्रयोग किया, मान लो एक क्रिया लिखी आपने जैसे नैवेद्यत, तो नैवेद्यत में इसका मतलब नी उपसर्ग है, नी प्लस अवेद्यत, जैसे नैसिध्य है, जैसे नैसर्गिक है, इसका मतलब वहाँ आई आ रहा है और उसके रूप में हम नी उपसर्ग का उदाहरण भरेंगे। तो इस दीर्घ को थोड़ा ध्यान रखें, दीर्घ के रूप में यहाँ इसके उदाहरण नहीं मिलेंगे। ये दीर्घ के रूप में अगर पीछे रह आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसका प्रयोग किया जा सकता है, या कुछ ऐसे जो उदाहरण होते हैं जिनको स्वतः ही दीर्घ होता है, ऐसे ज़रूर हो सकते हैं, जैसे निहार, निकास, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं उनमें उनको स्वतः ही दीर्घ होता है, उनके पीछे ई नहीं होता, तब वो नी उपसर्ग के उदाहरण हो सकते हैं। बाकी नी के पीछे अगर रह आता है तब दीर्घ है, तब उसमें आपको निर भरना है। इसके बाद देखिए एक इस तरह के उदाहरण में भी उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि भाई जैसे निष्ठा आ जाता है तो क्या निष्ठ भरेंगे या नी, तो वहाँ आपको नी भरना है, क्योंकि स्था धातु, स्थूर धातु, उनके साथ आपको ये उत्तर भरना है। अब रही बात ये 6, ये दोनों कुछ अलग, इनमें लास्ट का ऑप्शन अलग होता था थोड़ा सा, इनमें लास्ट का ऑप्शन अलग तरह का, इनके सबका एक जैसा है। इसमें आप ही होगा, इसमें आती होगा, इसमें आ भी होगा, इसमें प्राति होगा और उसमें पारी होगा। जैसे कोई पूछता है बताओ पारितोषिक क्या परि उपसर्ग? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें इक की वजह से आ हुआ। तो अब देखो अपि और अति के उदाहरण बहुत कम होते हैं, अभि के भी बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादातर अधि के उदाहरण, प्रति के उदाहरण और परि के उदाहरण। तो इनमें सब में पहली बात तो आपको इस स्थिति में कोई मिलेगा, अपि जुड़ा हुआ है किसी से पहले और उसमें भी अगर इस तरह की स्थिति आती है तो वहाँ भी आपको अपि उत्तर, अपि के बहुत कम उदाहरण होते हैं। अपि में एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे भी एक दो उदाहरण हैं जिसमें अपि के ए का लोप हो जाता है, तो वहाँ पी से, जैसे पिधानम है, तो वहाँ भी ये अपि का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें ए का लोप मान लिया गया है। तो अपि तो होगा ही, कुछ उदाहरणों में पी भी आ सकता है। बाकी सब में जैसे ये अति लिखा है, अति में दीर्घ भी हो सकता है और ये अत्य भी हो सकता है ना, जैसे अत्याचरति, इस तरह का प्रयोग है। इसी तरह से प्रति में भी यही होगा और परि में भी इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे अधि लिखा आपने, अधि में ह्रस्व इकारांत का प्रयोग हो सकता है, दीर्घ इकारांत का भी हो सकता है और अध्य हो सकता है या आदि हो सकता है। जैसे देखिए
अधि से स्टार्ट है, जैसे एक लिखा हमने अधिकरोति, अधिकरोति उदाहरण आया तो हमने देखा कि इससे पहले अधि आ रहा है, इसका मतलब यह अधि का अधि उपसर्ग का उत्तर है। कुछ परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनमें यह भी पूछ लेता है अधिकरोति में अधि क्या अर्थ दे रहा है, तब आपको पूरी क्रिया के साथ उसका अर्थ देख करके उत्तर बनाना है। अधिकारम करोति, अधिकारम करोति ऐसा अर्थ करना है। तो हालांकि उपसर्ग के अर्थ के बारे में द्योतकता के रूप में उसका अर्थ नहीं होता, लेकिन कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, वो क्रिया को सामंजस्य करके उसका उत्तर भरना होता है। तो अधिकरोति लिखा आपने। इसी तरह से दीर्घ के रूप में जैसे एक उदाहरण लिखा आपने अधीक्षक, एक लिखा जैसे अधीते। अब अधीते में देखिए ई धातु है, अधि उपसर्ग है और यहाँ आत्मनेपद में अधीते बनता है। ये एक ऐसी धातु है जो उपसर्ग सहित है, यानी इसको उपसर्ग की आवश्यकता होती है। तो अधीते, यहाँ अधीते हो सकता है, अधीते हो सकता है, अधीक्षक हो सकता है, अधीक्षते हो सकता है। जहाँ पीछे का जो क्रियापद है वो भी ई से स्टार्ट होता है, तो ऐसी क्रियाएं भी कम है, उनके आधार पर हम इन ऑप्शंस को इसके साथ रखेंगे। तो यहाँ इसका भी उत्तर हम भर देंगे। इसके बाद अगर मान लो आगे स्वर आता है तब वहाँ यण संधि के रूप में आपको ऐसा प्रयोग करना है। जैसे कहा जाता है कि बताओ अध्ययनम, क्या ये अधि उपसर्ग है? तो बिल्कुल राइट, क्योंकि ये अधि के पश्चात ई धातु से लुट प्रत्यय होने पर क्या रूप बनता है? अध्ययनम। इस तरीके से एक है जैसे अध्यादेश है, इसका मतलब यहां पर भी अधि और आ दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और दो उपसर्गों के रूप में यहां पर भी अधि उपसर्ग आपको उत्तर भरना है। तो एक है जैसे आधि, तो आधि देविक, जैसे देव धातु से प्रयोग बनता है, देव शब्द बनता है और उसके साथ आदि देव, तो वहां पीछे जो इक आएगा उसके साथ हमको आ का प्रयोग करना है। जैसे इसी में लिखा है आपने अधिकार शब्द आया, अधिकार, और इससे बनाया आपने आधिकारिक, तो इसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधिकारिक के लिए अधि उपसर्ग उत्तर भरना पड़ेगा। अपि के उदाहरण बहुत कम है, उसके साथ अपि स्पष्ट देखा जाए और यदि ऐसी स्थिति आती है तब हम उसको उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कभी मान लो कोई इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाए, इस चीज को तो आप अपन उत्तर भर देंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तब तो हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तब हमको ये चार चीजें देख करके उत्तर भरना है। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि कौन सा नहीं है, तब थोड़ा सा ध्यान रखें। कौन से नहीं वाला जो क्वेश्चन है, रीट में तो केवल क्वेश्चन यही आएगा कि इससे दिए हुए उदाहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां तो हम इससे बिल्कुल राइट कर रहे हैं। केवल ये प्रक्रिया अपना रीट के लिए मात्र, इससे आप पूरे उपसर्गों को बता सकते हैं। लेकिन आगे की परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें अधि उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है, तब थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है कि ये जितने भी ए वाले उदाहरण हैं, स्टार्ट में ए वाले, ये ए जो प्रयोग होता है वो ए कभी कभी विलोम शब्द में भी प्रयोग हो जाता है। तो जब विलोम शब्द में होता है तब उसका सीधा उत्तर आप एक बार थोड़ा सा उसको ऐसे भी देखें कि भाई इस ए को एक बार बाहर करके देख लें और उससे अगर वो सही शब्द बन रहा है तब ये समझ जाओ कि वहां अधि उपसर्ग नहीं है। और जिसमें जो धी को हटाने पर अगर उधर सही शब्द बच रहा है और इधर भी एक शब्द बन रहा है तब वहां अधि उपसर्ग माना जाएगा। जैसे मान लो इसके साथ ही मान लो एक ऐसा शब्द लिखा आपने, जैसे यही लिखा अधीर, जैसे ये लिखा आपने अधिकृतम। अब देखो, अब इनमें हमको अधि उत्तर नहीं भरना है, क्योंकि यहां ए को हटाने पर एक शब्द बच रहा है धीर, और धीर शब्द का विलोम शब्द अधीर, इसलिए यहां अधि उपसर्ग नहीं है। क्योंकि ये धातु तीर भी होती है, लेकिन यहां अधीर से तात्पर्य जो धैर्यवान नहीं है उसका ऑप्शन होता है।
और इसके बाद अधिकृतम जो लिखा है यहाँ भी, अब देखो अधिक और अलकृतम तो ककृतम ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो धिकृतम एक शब्द है, इसका मतलब ये भी इसका विलोम शब्द है। तो ऐसे भी देखना है हमको कि मान लो ये कब कल्पना करनी है, जब प्रश्न इस तरह का है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये उसमें प्रयोग नहीं होगा। जहां स्पष्ट लिखा होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, वहां तो सीधा ये देखना है। अब देखो अपि के अंतर्गत विधानम को अलग से याद रखना है कि अगर ऐसा आता है तो उसमें भी आपको अपि भरना है। इस उदाहरण में ए का लोप होता है। और अपि के रूप में जो भी कोई शब्द होंगे, बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो सीधा ऐसा दिखा जाए और उसके बाद में कोई स्वतंत्र शब्द हो तब आपको अपि उपसर्ग बताना है। इसके बाद अति में भी ऐसा ही करना है कि वहाँ पर जैसे अति हो सकता है, प्रक्रिया चारों सभी में यही रहेगी, अपि अपि अप्य, ठीक है। और ये अति अति अत्य, ये भी अभि अभि अभ्य, प्रति प्रति और प्रत्यय, परि परि और परिय, इस तरह के रूप में ही हमको प्रयोग करना है। तो जैसे ये लिखा आपने अति के रूप में अतिचरती, एक परीक्षा में पूछा गया पहले कि अतिचरती, तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है, अर्थात अति उपसर्ग। इसमें अति को देखते हो, चरती एक क्रियापद है, उसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा आपने अतीत, अब अतीत में दीर्घ इकार का प्रयोग है, ठीक। तो यहाँ अति प्लस इतः, यहाँ पर भी अति उपसर्ग का प्रयोग है, दीर्घ इकार के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अभि उपसर्ग में भी हम ऐसा ही करेंगे। जैसे एक लिखा ये अति का अत्याचार है, तो यहां यण संधि के रूप में अति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अभि, जैसे एक शब्द आता है अभिधानम, तो अभिधानम में भी देखिए अभि उपसर्ग है और ध धातु से लुट प्रत्यय, अभिधत्ते, इस तरह की किसी भी क्रियापद का हम प्रयोग करते हैं। अभ्युदय, तो अभ्युदय में कितने उपसर्ग हैं, यहां भी देखिए 2 उपसर्ग है, अभि और उद, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उदय में भी उद उपसर्ग है, इसलिए यहां 2 उपसर्ग है, अभि और उद। इसके बाद प्रति और परि में भी बिल्कुल यही स्थितियां रहेगी, 4 ऑप्शन है इसके, और उसके आधार पर हमको इसका उत्तर भरना है। जैसे मान लो पूछा जाता है, बताओ प्रातिपदिकम, तो अब देख रहे हो प्रातिपदिकम आ भी हो सकता है ना, जैसे आदि, तो यहां पर इसका मतलब प्रतिपद शब्द है ये, और प्रतिपद में भी प्रति उपसर्ग है और वहां उसके साथ प्रातिपदिकम का प्रयोग करते थे। अब यहां देखो इसमें इसके आगे जो प्रयोग पढ़ रहे हैं हम, जैसे एक लिखा प्रति जानाति, प्रति जानाति। अब प्रति जानाति में देखिए प्रतिज्ञा करता है, प्रति जानाति का अर्थ है प्रतिज्ञा करता है, तो ज्ञा को जानाति रूप बना। अब यहाँ प्रति उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और उसका लट लकार का रूप है, तो प्रति के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे। एक है ये जैसे प्रतीक्षते, प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षते में प्रति उपसर्ग इक्स धातु और लट लकार में प्रतीक्षते, प्रतीक्षा भी बनेगा, ठीक है ना, प्रतीक्षित भी बनेगा, इनमें सब में दीर्घिकार के रूप में प्रतीति भी बनेगा, जैसे लिखा प्रतीत, प्रतीति। और एक है जैसे प्रत्येति, प्रति प्लस इतः, प्रतीतः, प्रतीति, और प्रत्यय के रूप में प्रत्याचरती, प्रत्याकर्ती, प्रत्याकरोति, इसके रूप में प्रति और आ उपसर्ग के साथ हम प्रत्यय के रूप में इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक शब्द है ये प्रत्यय, तो प्रत्यय में भी प्रति उपसर्ग है, ई धातु है और अच प्रत्यय है। प्रतियते जैसे लिखा आपने, प्रतियते में भी दीर्घिकार का रूप है और उसके साथ भी हमको प्रति उपसर्ग का प्रयोग करना। अब प्रति में एक चीज जरूर है कि प्रति और प्रय 2 होते हैं, तो कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं
जो प्रति और प्रय में थोड़ा सा आपको अंतर जरूर याद रखना है कि प्रति के साथ प्रय के पीछे ती आना है, तय आना है, उसके साथ इसका प्रयोग। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे उसमें आपको अगर प्रय स्वतंत्र अलग से दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको जैसे ये लिखा, मान लो अब पूछा कि बताओ प्रतीक्षणम कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति भी देखेंगे हम, प्रय भी देखेंगे। तो यहाँ अब देखा आपने, तो यहाँ थोड़ा सा इस तरह से सावधानी बरतें। इनमें आपको थोड़ा सा जब ऐसा सस्पेंस वाला प्रश्न हो कि प्रति है प्रय है, तो आप एक बार उस शब्द को अच्छी तरह से उसको अलग अलग करें, एक बार प्रय को बाहर करें और एक बार प्रति को बाहर करें। तो जब आपने प्रय को बाहर किया तो तीक्ष्ण शब्द है, तीक्ष्ण शब्द सुनने को मिलता है, इसलिए यहाँ निश्चित रूप से प्रय उपसर्ग है। अब प्रति प्लस ईक्षणम करते हैं, धातु तो ईक्ष भी होती है, लेकिन यहाँ वो ईक्षणम लिट प्रत्यांत में क्षय में ए भी होगा, इसलिए यहाँ ऐसा प्रयोग नहीं है, तो यहाँ प्रय उपसर्ग माना जाएगा। इसलिए जब पीछे ती आ रहा है तब थोड़ा सा ये देखें क्या वहाँ प्रय भी हो सकता है, तो प्रय के रूप में तब करें जब उसके पीछे वाले शब्द को ऐसे देख लिया जाए। इसके बाद एक है आपका ये परि, परि में भी इसी तरह से परिवर्तनम दीर्घ आ जाएगा। इसी तरह से दीर्घ का जैसे परीक्षा, जैसे परीक्षणम, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उसके आधार पर। और एक जैसे पर्यावरणम, जैसे पर्याप्त, जैसे पर्याय, ये सभी पूरे जितने भी उदाहरण हैं उनको हम परिउपसर्ग के रूप में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर्याय, पर्याप्त और पर्यावरण, इस तरीके से इन उपसर्गों को आराम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आगामी उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा सा हमको इस पे भी ध्यान देना है कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं है। जो सामान्य स्तर की, जो छोटे स्तर की परीक्षाएं हों उनमें सिर्फ इस चीज़ से आपको अपना उत्तर भरना है। उनमें तो यही पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्गों का नाम याद रखना है और उसके आधार पर इसको करना है। देखिए दो ये आकारांत उपसर्ग हो रहे हैं, इनमें बहुत कम उदाहरण होते हैं और इसके रूप में हम केवल इतना याद रखें कि जहाँ अधिकांशतः जो ज़्यादातर उदाहरण हैं वो इसके रूप में ही मिलते हैं, इसमें आ के रूप में और परा के रूप में। इसके साथ कभी कभी आ की जगह पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ए से भी प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो आ, ए और ओ दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो उदाहरण है वो आ और ए के रूप में, ए के रूप में भी बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, ज़्यादातर उदाहरण आ के रूप में होंगे। यहाँ परा के रूप में भी कोई क्रियापद आ जाता है पीछे लेप प्रत्यांत, तब वो आ को ए हो जाता है, जैसे परित्य इत्य धातु के साथ करते हैं, ई धातु के साथ। लेकिन अधिकांशतः उदाहरण आकारांत के रूप में मिलते हैं। तो इसमें देखो जैसे अब यहाँ इसका कई बार एक प्रश्न आया, मैंने देखा हिंदी के अंतर्गत भी और संस्कृत के अंतर्गत भी, उसमें ये पूछा गया कि भाई यहाँ इसमें कौन सा उपसर्ग है, या वो परा उपसर्ग का उदाहरण किसमें है और किसमें नहीं है। जैसे पराधीनम लिखा, एक लिखा पराजयते, एक लिखा परामर्श, एक लिखा पराक्रम या पराभव। अब इसमें पूछा गया कि बताओ इन चारों उदाहरणों में से परा उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अब इनमें थोड़ा सा ये याद रखें कि ये देख लें हम पिछले उपसर्गों की तरह इसमें भी कि एक बार परा को हटा करके देखें उससे वो शब्द है या नहीं। तो पराधीनम यही इसका उत्तर राइट है, क्योंकि यहाँ दूसरा शब्द अधीनम है, धीनम शब्द नहीं होता। क्या शब्द है? अधीनम। इसका मतलब अब ये जब अधीनम देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ उसका अर्थ भी हो रहा है दूसरे के अधीन, और ऐसी स्थिति में ये पर शब्द के साथ अधीनम शब्द है। दूसरा है पराजयते, यहाँ एक क्रियापद है, जी धातु से जयते रूप बनता है, तो ये परा उपसर्ग है। इसी तरह अब परामर्श, कभी कभी कल्पना यहाँ तक भी आ जाती है कि शायद ये भी हो, मर्श भी कोई शब्द नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं देखना। आपको ये सोचना है कि वहाँ थोड़ा सा उस पर और कन्फर्म हो जाएगी। इसका इसमें कोई और उपसर्ग जोड़ करके देखो कुछ,
तो जैसे वि उपसर्ग जोड़ा तो विमर्श, इसका मतलब जब विमर्श भी बन रहा है तो परामर्श भी बन रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से उपसर्ग है और इसके पीछे वाला कोई शब्द है, इसलिए यहाँ भी परा उपसर्ग है। पराभव, इसके अंतर भी देखा आपने, भव शब्द सभी के साथ जुड़ा है, संभव भी लिखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ ये भी परा उपसर्ग का उदाहरण है, यहाँ भी परा है, इसमें भी परा उपसर्ग का उदाहरण है, लेकिन ये परा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इस परा वाले में केवल इतना याद रखना है कि भाई कौन नहीं हो सकता, ज़्यादातर इसके इस रूप में प्रयोग होते हैं, तो वहाँ जब उसके साथ आप थोड़ा सा ऐसा अर्थ से भी हम प्रतीत उसको शायद सीख सकते हैं कि भाई ये जो पर का अर्थ जब थोड़ा सा दूसरा इस तरह का जो अर्थ हो जाता है, तब वहाँ ये परा नामक उपसर्ग नहीं होगा। इसी तरीके से जब भी कोई ऐसा प्रयोग हो कि जहाँ जैसे अब पराक्रम शब्द है, तो अब पराक्रम परा उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पराक्रमते या पराक्राम्यति ऐसा एक क्रियापद है ना, उसके आधार पर परा उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से आ उपसर्ग में भी देखते हैं जब हम, तो आ उपसर्ग के रूप में परा में एक इस तरह का उदाहरण जरूर याद रखना है आपको, जिसमें परा प्लस आयते अगर है तो वो पलायते बनेगा, उसके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये याद रखें, रेफांत रे वाले जो अव्यय होते हैं उनमें रे को लय हो जाता है अगर पीछे आयते क्रिया, तो पलायते में भी हमको परा उपसर्ग मानना है। ऐसे ही आ में देखिए, आ में आ से स्टार्ट हो रहा है, ए से तो केवल जैसे इस तरह के हो सकते हैं, जैसे आ प्लस इही अर्थात एही, तो एही में हमको आ उपसर्ग जरूर बताना है। इस तरह का मान लो कोई क्रियापद आ जाता है तो उसमें आपको आ उपसर्ग बताना है, वो ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि आ इही लोट लकार का प्रयोग है, इसमें आ उपसर्ग जोड़ेंगे तभी ये बनेगा। जैसे एक उदाहरण, शिव प्लस आ प्लस इही शिवेही, उसके रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सब आ से स्टार्ट होंगे, लेकिन अब ये याद रखना है थोड़ा सा, जैसे एक उदाहरण लिखा आसनम, एक है जैसे आस्ते, एक है जैसे आराम है, एक है जैसे आपते। अब सभी आ से स्टार्ट हैं, तो हम आ को देख करके आ उपसर्ग भरना है हमको। याद रखो, जहां पर कुछ इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की क्रियापद हैं जिनको याद रख करके हम आ उपसर्ग को राइट कर सकेंगे। आप तो सीधा याद रखो कि भाई जैसे अस कोई धातु है या आस धातु है, एक अज धातु भी होती है, अज, एक अद धातु होती है, एक आप धातु होती है, यानी जो धातुएं ए या आ से प्रारंभ हो रही है और अगर उनमें आ स्टार्ट होता है तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है कि उनमें हमको आ उपसर्ग नहीं करना है। जैसे आसनम लिखा आपने, इसका मतलब आसनम में आस धातु है और लिट प्रत्यय है। जैसे पूछा कि भाई समास, समाज, समाप्त, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। समाज, समाप्त, समास और समाधि। अब ये पूछा कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें सम के पश्चात आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो अगर आपको याद है तो आराम से कर लोगे। देखो, ये अज धातु से है, ये आप धातु है, ये अस धातु है, इसका मतलब इन तीनों में आ उपसर्ग नहीं है, यहाँ है सम प्लस आ प्लस धा प्लस की, इसलिए ये ऐसा उदाहरण है जिसमें सम के पश्चात आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इनको देख करके हम आराम से भरें। आगे आकारांत देख करके उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ एक क्रियापद है। वैसे भी स्पष्ट है कि उस आ को हटा करके उसका स्वतंत्र पद देख लें, उसके साथ जो क्रिया आ रही है उसके आधार पर हम उसका उत्तर भर सकते हैं। या कोई स्पष्ट उत्तर होता है, जैसे मान लो ये लिखा आधा है, अब आराम से उत्तर दोगे आपकी ये आ उपसर्ग है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट है कि ल्यप प्रत्यारा, इसका मतलब उपसर्ग जरूरी है।
तो जब लास्ट में ये आए बिना विसर्ग में आदि का, तब तो समझ जाओ वो प्रत्यय भी लेप है और वहाँ निश्चित है कि वहाँ आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमने समस्त उपसर्गों के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त किया, जिसके आधार पर हम इन छोटी परीक्षाओं में, रीट जैसी परीक्षाओं में, तो केवल उनके अंतर्गत क्या बसता है और किस तरीके से उनको देखते हैं उसके आधार पर अपना पूरा उत्तर भर सकते हैं। रही बात बड़े स्तर पर, जैसे ये पूछा जाता है कि कहाँ कौन सा नहीं है, उसमें ज़रूर आपको थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें मैंने लिखाई उसके पीछे कि भाई इसमें ये देखना है आपको, जैसे वी उपसर्ग कौन सा नहीं होगा, विद धातु होगी, उसको विन्दति भी रूप आ सकता है, विद्यते भी आ सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, विद्या, तब उनमें वी उपसर्ग आपको नहीं भरना है। इस प्रकार आपका अपना ये आज उपसर्ग का ये भाग 3 जो संपूर्ण उपसर्ग के रूप में हुआ है, इसको हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आप उपसर्ग के समस्त उदाहरणों को आराम से हल कर सकते हैं। 2-3 बार अच्छी तरह से गंभीरता से इसको पढ़ें और जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं 9th 10th 11th 12th की, उनके जितने भी उपसर्ग के उदाहरण हैं उनको इनसे हल करके देखें। निश्चित रूप से आप उनको सरल कर पाओगे, हल कर पाओगे। तो आज इसकी उपसर्ग की क्लास यही हम समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे कल।